सुप्रभात बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये जो पाठ है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखा गया पाठ है। ये एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है कि किसी की स्मृति के आधार पर, यानी कि किसी की याद के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख के जो लेख लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? संस्मरण। कई बार हम यात्रा के बारे में भी लिखते हैं तो वो यात्रा साहित्य भी इसी के अंतर्गत आता है और ये साहित्य की एक विधा है। जैसे कहानी है, निबंध है, कविता है, उसी तरह गद्य की एक विधा है ये, जिसका नाम क्या है? संस्मरण। ये जो संस्मरण है ये एक उच्च कोटि का संस्मरण है जिसमें फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यावहारिक विशेषताओं का वर्णन किया गया है। बेल्जियम जगह का नाम है। बेल्जियम में जन्मे फादर बुल्के ऐसी भूमि से भारत आए जो गिरजाघरों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की पावन भूमि कही जाती है। उन्होंने भारत आने के बाद से और मृत्यु तक इसे अपना कर्म क्षेत्र बनाकर रखा। फादर सन्यासी थे परंतु परंपरागत नहीं, यानी कि परंपरा से वो सन्यासी नहीं थे लेकिन मन से थे। लेखक और फादर के संबंधों की झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। वे भारतीय संस्कृति में इतना रच और बस गए थे और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का सराहनीय प्रयास भी उन्होंने किया। तो इस संस्मरण का जो सार है वो इस प्रकार है। लेखक को दुख है कि फादर बुल्के की मृत्यु गैंग्रीन से हुई। गैंग्रीन क्या है? एक तरह का फोड़ा। वे जीवन भर लोगों को स्नेह की मिठास बांटते रहे, फिर भी उन्हें गैंग्रीन हुआ। क्यों? हम किस ईश्वर से पूछें कि बुढ़ापे में उन्हें ऐसा दुख क्यों मिला? वे सदा साधुओं जैसा सफ़ेद लंबा चोगा पहने रहते थे। उनकी बाहें और आँखें सदा गले लगने को बेचैन लगती थी। लेखक ने 35 सालों तक उनके इस प्यार को महसूस किया था। उन्हें याद करना करुण संगीत सा लगता है और देखना करुणा में स्नान करने जैसा लगता है। फादर से बात करने पर मन में कर्म करने का संकल्प जागता था। जिन दिनों लेखक इलाहाबाद में था, फादर भी परिमल नामक संस्था के सदस्य थे। परिमल एक साहित्यिक संस्था का नाम है। वे उस पारिवारिक स्नेह में बड़े सदस्य के समान थे, यानी कि बड़े सदस्य जैसे थे। वे गोष्ठियों में, विचार विमर्श में और हंसी मजाक में खुलकर भाग लेते थे। वे सबके पारिवारिक उत्सवों और संस्कारों में पुरोहित की तरह उपस्थित रहते थे। लेखक के पुत्र के मुंह में पहली बार अन्न उन्हीं ने डाला था। उनका वात्सल्य देवदार के पेड़ की तरह ऊंचा था। फादर प्रायः इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए दिखाई दे जाते थे। वे हमेशा प्यार और ममता से छलकते रहते थे। मूलतः वे बेल्जियम के रहने वाले थे। उनके घर में माँ, पिता, 2 भाई और 1 बहन थी। वे भारत को ही अपना देश मानने लगे थे। यूँ वे अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल को बहुत सुंदर मानते थे। उन्हें अपनी माँ से भी गहरा लगाव था। अक्सर
उनकी माँ के पत्र उनके पास आया करते थे। डॉक्टर रघुवंश को वे माँ की चिट्ठियाँ दिखाते थे। उनके मन में पिता और भाइयों के प्रति विशेष लगाव नहीं था। भारत में बसने के बाद वे 2-3 बार ही बेल्जियम गए थे। सन्यासी बनने के प्रश्न पर वे इतना ही कहते थे कि वे प्रभु की इच्छा से सन्यासी बने। वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे कि धर्मगुरु के पास सन्यासी बनने के लिए जा पहुँचे और अपनी पढ़ाई को उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। उन्होंने उनसे भारत में जाने की इच्छा रखी अपने गुरु से। भारत ही क्यों, इस पर वे कुछ नहीं कहते हैं। उन्हें सन्यासी बनाकर भारत भेज दिया जाता है। फादर बुल्के ने पहले 2 साल भारत में आके जिसेट संघ में पादरियों के धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उन्होंने कोलकाता से BA तथा इलाहाबाद से MA हिंदी किया। उन्होंने इलाहाबाद के विद्वान डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में राम कथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। शोध प्रबंध क्या होता है, जिसको आप कह सकते हो PhD की रिसर्च की उस पर। उन्होंने ब्लू बर्ड नामक नाटक का रूपांतर नील पंछी भी किया, यानी कि ब्लू बर्ड को हिंदी में अनुवाद किया जिसका नाम क्या था, नील पंछी। इसके बाद वे रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बन गए। यहीं उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया, डिक्शनरी जिसको कह सकते हैं, और बाइबल का अनुवाद भी किया। 73 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। फादर बुल्के सन्यासी जरूर थे, लेकिन रिश्ते बनाकर तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने पर भी उनकी गंध महसूस होती थी। वे दिल्ली आने पर लेखक से अवश्य मिलते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत ही व्यग्र रहते थे। इसके लिए वे मंचों पर अकाट्य तर्क देते थे। वे हिंदी वालों को ही हिंदी की उपेक्षा करते देखकर झुंझला जाते थे। फादर बुल्के हर दुख में साथ खड़े होते थे। उनके मुख से निकले सांत्वना के शब्द मन में गहरी शांति प्रदान करते थे। लेखक को अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद है। लेखक ने फादर को अंतिम बार देखा था तो वे ताबूत में थे। उनके चेहरे पर बिखरी शांति स्थिर हो गई थी, यानी कि स्थिर हो गई थी। 8 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे उनके शव को दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित निकलसन कब्रगाह में उतारा गया, यानी कि दफनाया गया। कुछ पादरी, डॉक्टर रघुवंश का बेटा और उनके परिवार के सदस्य उन्हें धरती की गोद में सुलाने के लिए ले चले। जैनेन्द्र, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरी डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर रघुवंश भी मौन उदासी में घिरे खड़े थे। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी उन्हें नमन किया और देह कब्र में उतार दी गई। वहाँ उपस्थित सब लोग रो पड़े। फादर बुल्के फल फूल भरे छायादार पेड़ की भांति थे। उनका व्यक्तित्व दिव्य करुणा की चमक से लहलहाता था। आज भी उनकी याद यज्ञ की पवित्र अग्नि की तरह महसूस होती है। तो ये था बच्चों आज का पाठ। सुप्रभात।